अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है नय्यर अब्बास और आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 6.3 के बारे में। सबसे पहले अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमें कह रहे हैं राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होती है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं। An algebraic expression is an expression built up by combination of constants and variables by the basic algebraic expression plus minus multiplication division. For example, x plus y and 4x plus 5y plus 5 are algebraic expression. अब क्या है algebraic expression? अलजेब्राइक एक्सप्रेशन एक कॉम्बिनेशन है कांस्टेंट्स का, वेरिएबल्स का, और इनको ज्वाइन किया जाता है बेसिक अलजेब्राइक ऑपरेशंस के साथ, प्लस माइनस के साथ। सीधी बात करें तो ये वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स और प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, इनको अलजेब्राइक ऑपरेशन बोलते हैं। इन तीन चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, मतलब इन तीन चीज़ों से मिलाकर जो स्टेटमेंट हम बनाते हैं, उस स्टेटमेंट को, उस एक्सप्रेशन को हम अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बोलते हैं। तीन चीज़ें यूज़ हो रही हैं, एक वेरिएबल, एक कांस्टेंट और एक ऑपरेशंस। तीन चीज़ें ऑपरेशन जिसको अलजेब्राइक ऑपरेशन कहते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। ये चार चीज़ें मतलब चार सिंबल्स, वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स। वेरिएबल्स के बारे में भी हमने पढ़ा, कांस्टेंट के बारे में भी हमने पढ़ा पिछली एक्सरसाइज में। तो हम उन सबको मिक्स करेंगे और एक जो है एक एक्सप्रेशन बिल्ड करेंगे, उसको हम क्या कहते हैं, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। अब सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन ये है कि सम ऑफ 3a एंड 8। सो सम क्या होता है, प्लस 3a और 8 का सम। सो 3a प्लस 8, बस इतना ही काम है। ये हमारी एक्सप्रेशन बन गई। डिफरेंस ऑफ 5p एंड 5। सो 5p माइनस 5, बस इतना ही काम है, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो। अब हम बात कर लेते हैं अपने थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट है कि डिवाइड 5a बाय 8p। तो इसको कैसे लिखेंगे, 5a पे डिवाइड करना है 8b को। इसको लिखने का एक और तरीका भी है कि 5a डिवाइडेड बाय 8b, लेकिन बुक में जो प्रेफर किया गया है वो ये है, तो आप इस चीज़ को लिख सकते हैं। हालांकि ये भी लिखेंगे तो ठीक होगा, गलत नहीं होगा, लेकिन जो सही इसका जो बुक में जिस तरह से उसने प्रेफरेंस की है, उसने डिवीजन का सिंबल को प्रेफरेंस दी है, तो डिवीजन के सिंबल को तो हम यूज़ करेंगे, तो ये बनेगा। तो दोनों लिख सकते हैं, इसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन बुक में इस चीज़ को प्रेफर किया गया है। अब हम बात कर लेते हैं अपने फोर्थ पार्ट की। कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ ए नंबर n एंड 4 टाइम्स ए वेरिएबल y, कि नंबर n और 4 टाइम्स ऑफ वेरिएबल y को आपस में प्रोडक्ट करो। तो 4 टाइम्स ए वेरिएबल y मतलब क्या है, 4y, कि 4y को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, तो मतलब यहाँ पर आपके पास 4y आएगा। 4 टाइम्स करना है मतलब 4 से मल्टीप्लाई करना। तो पहले केस में तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, n इंटू 4y, ये n हो गया, और मल्टीप्लिकेशन इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये मल्टीप्लिकेशन डाल के, मैंने ब्रैकेट लिखा है, ब्रैकेट नहीं, आप मल्टीप्लिकेशन में भी लिख सकते हो, n टाइम्स 4y। तो इसको अगर हम तरतीब से लिखें तो 4ny बनता है। आप ये लिख दें तब ठीक है। इसको एक और तरीके से भी लिखा जा सकता है, जो मैंने पहले लिखा था यहाँ पर, n इंटू 4y। किसी भी तरीके से आप लिख देंगे तो बात ठीक होगी। ये वाला लिख दें तब ठीक है, ये वाला लिख दें तब ठीक है, ये वाला लिख दें तब ठीक है, क्योंकि उसमें बुक में सबको प्रेफर किया। यहाँ पर बुक के एंड पे देखें तो उसने क्या लिखा है, उसने लिखा है कि 4ny लिख दें तब भी ठीक है, n इंटू 4y लिख दें तब भी ठीक है, मल्टीपल की फॉर्म में लिख दें तब भी ठीक है। तो इसमें कोई मसला नहीं है, जैसे आपका दिल करे इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो कह रहा है कॉस्ट ऑफ n लीटर कुकिंग ऑयल एट रेट 170 रुपीज़ पर लीटर। तो अगर n लीटर के लिए बात कर रहा है, आप देखिए ना, n अगर 1 करता हूँ, 1 लीटर के लिए 170 रुपये, और अगर हम डबल कर देते हैं तो 170 मल्टीप्लाइड बाय 2। अगर हमें
3 लीटर की वैल्यू फाइंड करनी है तो 170 मल्टीप्लाइड बाय 3। अगर हम 4 लीटर की करते हैं तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर हम इसको जो है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में लिखने की कोशिश करेंगे तो क्या लिखेंगे, RS 170 मल्टीप्लाइड बाय, हम नंबर ऑफ लीटर्स कर रहे हैं तो नंबर ऑफ लीटर्स क्या है, n है, तो इसका मतलब हम क्या लिख देंगे n। अगर n 1 होगा तो 1 से मल्टीप्लाई 2 होगा, तो 2 से मल्टीप्लाई 3 होगा, तो 3 से मल्टीप्लाई 4 होगा, तो 4 से मल्टीप्लाई, तो इसकी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या बनेगी, RS 170n। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 है कि वसीम इज़ 2 टाइम्स एज ओल्ड एज उमर, कि वसीम जो है वो 2 टाइम्स ओल्ड है उमर से। मतलब ये हुआ कि अगर हम सीधी बात करें, उमर की अगर जो जो आपके पास उसकी एज है, उमर की एज अगर 2 साल है तो उसका 2 टाइम्स मल्टीपल है वसीम। ठीक है, 2 टाइम्स मल्टीपल है वसीम। मतलब ये हुआ कि अगर उमर की एज 2 साल है तो वसीम की 4 साल होगी, अगर उमर की 4 साल है तो वसीम की 8 साल होगी, उसका डबल है, 2 टाइम्स मल्टीपल है। ठीक है, उमर की एज का डबल। यहाँ पर फिर से देख लें, वसीम इज 2 टाइम्स, 2 टाइम्स का मतलब होता है डबल, 2 से मल्टीप्लाई, उमर की एज से 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो वसीम की एज बन जाएगी। अब फिर क्या कह रहा है, उमर इज 3 ईयर्स, उमर इज 3 ईयर ओल्ड देन आमिर, कि उमर जो है वो आमिर से कितना है, 3 साल बड़ा है। ओल्ड का मतलब क्या होता है, बड़ा, ऐसा समझ सकते हो। उमर इज 3 ईयर ओल्ड देन आमिर, आमिर से 3 साल बड़ा है। इफ उमर जो है इज n ईयर्स ओल्ड, अगर उमर की जो एज है वो है n ईयर ओल्ड, देन राइट द अलजेब्राइक एक्सप्रेशन ऑफ। सबसे पहले इसका ऑप्शन, इसका आंसर देते हैं। उमर्स एज, उमर की एज उसने खुद बता दी है n ईयर्स, तो इस केस में हम क्या लिखेंगे, सीधा सीधा n। अब आ जाते हैं वसीम, तो वसीम की एज उमर से डबल है, उमर से डबल है, तो क्या लिखेंगे, 2n। ऐसा ही है ना, 2 टाइम्स है ना, उमर की एज से 2 टाइम्स ज़्यादा है। अब बाकी रह गया आमिर, तो आमिर जो है, उमर इज 3 ईयर्स ओल्ड देन आमिर। अब आमिर जो है वो छोटा है, 3 साल छोटा है, उमर 3 साल बड़ा है, यही बात हो रही है ना। उमर इज 3 ईयर्स ओल्ड, उमर 3 साल बड़ा है आमिर से, तो इसका मतलब उमर की अगर एज n है तो उसमें से 3 को हमें माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि आमिर की उम्र 3 साल लेस है, 3 साल वो छोटा है। ठीक है, तो उमर इज 3 ईयर्स ओल्ड, उमर 3 ईयर्स ओल्ड है आमिर से, मतलब 3 साल बड़ा है, तो 3 साल बड़ा है तो इसकी अगर उम्र n है तो उस n में से हमें क्या करना पड़ेगा, 3 माइनस करना पड़ेगा। तो इस तरह से हमारा ये आंसर आएगा। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 है कि राइट द अलजेब्राइक टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, कि आपको जो एक्सप्रेशन दे रहे हैं आपने इनकी अलजेब्राइक टर्म्स फाइंड करनी है, राइट करनी है। अब अलजेब्राइक टर्म्स क्या होती हैं, अलजेब्राइक टर्म्स बेसिकली जिनसे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बनती है उनको हम टर्म्स बोलते हैं। लेट्स से देखें, ये n और 3 से मिलकर ये एक्सप्रेशन बनी है ना, n और 3 के सम से ये बनी है, तो जिनसे मिलकर बनती है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन उनको हम टर्म्स बोलते हैं। तो एक इसके फर्स्ट पार्ट की अगर हम बात करें तो n प्लस 3 n से और 3 से मिलकर बना है, तो इसकी अलजेब्राइक जो टर्म्स हैं वो ये हैं। तो इसको आप पहले लिख लें अलजेब्राइक टर्म्स, फिर आप मेरे ख्याल में ये लिखें, क्या लिखेंगे, अलजेब्राइक, ठीक है, अलजेब्राइक टर्म्स। तो टर्म्स कौन सी हैं भाई, वो है n और 3। अब ये जो सेकंड है इसकी अगर हम बात करें तो 2n प्लस 6m है, इसकी अलजेब्राइक टर्म्स क्या आएंगी, अलजेब्राइक टर्म्स इसकी 2n और 6m से मिलकर बना है ये,
एक टर्म ये हो गई और दूसरी ये हो गई। 2n+6m हुआ है तब जाके ये एक्सप्रेशन बनी है। तो एक 2n है और दूसरी क्या है, 6m है। नेक्स्ट को देखें तो नेक्स्ट आपके पास है कि l क्रॉस m क्रॉस n, इसमें कहीं पर भी आपको एडिशन या सब्ट्रैक्शन नज़र नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये एक ही टर्म से मिलकर बना है जो कि l m और n है। ठीक है, तो इसके क्या आएगी, l m और n। आपने टर्म्स तब तोड़नी है जब उनके दरमियान प्लस होगा या फिर माइनस होगा। अगर इसकी बात करूं तो ये है 4xy 6y और माइनस का 5। इसकी अलजब्राइक टर्म्स, ठीक है, अलजब्राइक टर्म्स इसकी एल एम एन ही है और इसकी अलजब्राइक टर्म्स जो हैं, ठीक है, वो क्या हैं, इसकी टर्म्स 4xy 6y और माइनस का 5। तोड़ना कब है, जब आपको प्लस नज़र आएगा या माइनस नज़र आएगा। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है तो उसको आप एक ही केस में लेके चलेंगे। अब अगर हम फिफ्थ पार्ट की बात करें तो इसकी अलजब्राइक एक्सप्रेशन, अलजब्राइक टर्म्स क्या आएंगी, अलजब्राइक टर्म्स, इसकी अलजब्राइक टर्म्स आएंगी ए बी और 2। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 है कि राइट द कोएफिशिएंट्स ऑफ ईच टर्म इन द फॉलोइंग अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। अब किसी भी टर्म का कोएफिशिएंट क्या होता है, उसके साथ जो कांस्टेंट लगा होता है उसको हम कोएफिशिएंट बोलते हैं। तो इसकी टर्म एक 4a है, इसकी टर्म क्या है 3b है। तो इनके कोएफिशिएंट क्या होंगे, 4a का 4 है, 3b का 3 है, 23ab का 23 है। तो बिल्कुल सीधा सीधा है। यहाँ पर आप फर्स्ट पार्ट की बात कर लेते हैं तो 4a 3b, सो क्या लिखेंगे कोएफिशिएंट्स, ठीक है। सो कोएफिशिएंट्स एक 4 है और एक 3 है। 4a का 4 है और 3b का 3 है। अगर हम सेकंड की बात करें तो सेकंड है 23ab, तो इसका कोएफिशिएंट कितना आएगा, इसका कोएफिशिएंट आएगा सिंपल कितना, यहाँ पर इसको आप इक्वल टू लगा दें, कोएफिशिएंट विच इज़ इक्वल टू 23, इसका एक 23 ही आएगा। अब हम बात कर लेते हैं अपने थर्ड पार्ट की। तो थर्ड पार्ट है 2/5xyz, तो इसका कोएफिशिएंट आएगा, इसको सिंपल मैं c लिख रहा हूँ, कोएफिशिएंट विच इज़ इक्वल टू 2/5 थर्ड का। फोर्थ की बात करें तो फोर्थ में जो कोएफिशिएंट आएगा वो आएगा 1। बुक में 85 पे लिखा हुआ है लेकिन 85 के साथ वेरिएबल नहीं है, तो ये कांस्टेंट टर्म कहलाती है। ये कोएफिशिएंट इसका नहीं होता, इसका कोएफिशिएंट अगर इसको कोएफिशिएंट के ज़ुमरे में लेके जाएं तो ये कांस्टेंट कोएफिशिएंट लेता है, लेकिन यहाँ पर हम इस चीज़ को नहीं लेंगे। ये आपके पास क्या है, वेरिएबल के साथ जो आता है उसको हम कोएफिशिएंट बोलते हैं। तो ये आपके पास 1 आ रहा है, जस्ट 1 ही इसका कोएफिशिएंट होगा, ना कि 85 भी इसके साथ आएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपके पास जो कोएफिशिएंट आ रहे हैं वो कोएफिशिएंट आ रहे हैं यहाँ पर 15 और 81। अब अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, तो क्वेश्चन नंबर 5 है सेपरेट द कांस्टेंट वेरिएबल्स एंड कोएफिशिएंट ऑफ ईच टर्म इन द फॉलोइंग अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। क्या आपने क्या करना है, कांस्टेंट्स को, वेरिएबल्स को एंड कोएफिशिएंट्स को अलग अलग करना। सबसे पहले देखें, इसमें सबसे पहले कांस्टेंट टर्म ये है, तो कांस्टेंट तो हो गया ये, ठीक है, कांस्टेंट हो गया 1। कोएफिशिएंट, सो कोएफिशिएंट हो गया आपका कोएफिशिएंट हो गया 8 और वेरिएबल v, यहाँ पर वेरिएबल कितना आएगा a। सो इस तरह से हो जाएगा। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो इसका कोएफिशिएंट कितना, इसका कांस्टेंट टर्म क्या है -4 और कोएफिशिएंट 2 और 3 या 3 और 2, सो 3 2, वेरिएबल्स a और b, ठीक है, तो इस तरह से होंगे। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो बिल्कुल सेम है। इस केस में हमारे पास कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, ज़ीरो कहेंगे। जिस केस में नहीं होता उसके कांस्टेंट में हर टर्म हम क्या कर लेते हैं,
ज़ीरो लेते हैं। कांस्टेंट टर्म में हम क्या लेते हैं, जिसका नहीं होता, क्योंकि आप इसमें ज़ीरो लिख देंगे तो फ़र्क ऐसे नहीं पड़ेगा। तो कांस्टेंट टर्म क्या है, कांस्टेंट विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो, कोफिशिएंट इसका 1, क्योंकि जिसका कोफिशिएंट नहीं होता उसको कोफिशिएंट हम क्या मानते हैं, वेरिएबल के साथ 1 मानते हैं। तो ठीक है, कोफिशिएंट इज़ 1 एंड वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल। इसके वेरिएबल्स क्या हैं, पी क्यू, सो पी कॉमा क्यू, ये आपका थर्ड है। फोर्थ की बात करें तो आपके पास इसमें जो कांस्टेंट टर्म है वो सी है, ठीक है, और यहाँ पर आपके पास जो आ रहे हैं आपके पास कोफिशिएंट, सो ये ए और बी हैं, सो ए और बी, और यहाँ वेरिएबल्स क्या हैं, एक्स और वाई। यहाँ पर आपके जहन में एक क्वेश्चन आ सकता है कि यहाँ पर ए भी तो एक अल्फ़ाबेट है, बी भी एक अल्फ़ाबेट है, सी भी एक अल्फ़ाबेट है, लेकिन हमने इनको कांस्टेंट और कोफिशिएंट्स की टर्म्स में क्यों लिख दिया। अब जब एक्स वाई जी और ए बी सी साथ में आ जाते हैं तो जो आपके स्टार्टिंग के लेटर होते हैं, अल्फ़ाबेट्स के स्टार्टिंग के लेटर जो होते हैं ना, जिस तरह से ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ये जो स्टार्टिंग के लेटर्स होते हैं ना, इनको हम यहाँ पर क्या लेते हैं, इनको हम कोफिशिएंट्स लेते हैं, एज ए कांस्टेंट मानते हैं, ठीक है। ये जो आपके पास ए बी सी जो होते हैं ना, पहले इंग्लिश के पहले अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं, इनको हम एज ए कांस्टेंट मानते हैं, और जो लास्ट वाले होते हैं एक्स वाई जी, उनको हम एज ए वेरिएबल मानते हैं। जब ये इकट्ठे आते हैं ना, जब ये इकट्ठे आते हैं ए बी सी और एक्स वाई जी, तो जो आपके पहले हरूफ होते हैं उनको, जो पहले अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनको हम एज ए कांस्टेंट ट्रीट करते हैं, और जो एंड वाले एक्स वाई जी होते हैं उनको हम एज ए वेरिएबल लेते हैं। तो इसीलिए ए बी और सी को मैंने कांस्टेंट के ज़ुमरे में लेके आया हूँ, सी को कांस्टेंट टर्म कह दिया और ए और बी को कांस्टेंट मान के कोफिशिएंट बना दिया। तो यहाँ पर ये कोफिशिएंट बनाने की रीज़न ये है कि जब ये इकट्ठे आते हैं तो फिर उस केस में क्या होता है, उस केस में ये ए बी सी जो पहले अल्फ़ाबेट्स होते हैं ये कोफिशिएंट या कांस्टेंट्स के ज़ुमरे में आ जाते हैं, और जो लास्ट वाले होते हैं वो वेरिएबल्स की फॉर्म बनाते हैं। इसीलिए हमने इस चीज़ को इस तरह से मैनेज किया है। अब हम बात कर लेते हैं अपने फिफ्थ पार्ट की। फिफ्थ पार्ट है यहाँ पर 3a 4b एंड c। तो इस केस में अगर हम कांस्टेंट्स की बात करें तो कांस्टेंट जो है वो सिंगल c है। वेरिएबल, वेरिएबल आपके पास a और b हैं, और कोफिशिएंट, कोफिशिएंट आपके पास यहाँ पर क्या है, 3 या 4 है। इस केस में आप क्वेश्चन आपका जहन में आ रहा होगा कि यहाँ पर पीछे हमने कुछ और बात की, यहाँ हमने कुछ और बात की। पीछे हमने कहा कि इंग्लिश के पहले अल्फ़ाबेट्स आ जाते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम जो है कांस्टेंट मानते हैं, अभी हम उनको वेरिएबल कह रहे हैं। तो यहाँ पर क्या मसला है, मसला ये है कि आप इसको इस तरह से समझ सकते हो कि आपकी क्लास में एक CR होता है आपकी क्लास का। तो CR क्या करता है, जब टीचर होता है तो वो एक स्टूडेंट की तरह बिहेव करता है, वो एक स्टूडेंट की तरह वर्क कर रहा होता है। लेकिन जब स्टूडेंट, जो टीचर चला जाता है तो फिर वो ही जो आपके पास CR होता है वो एज ए रिस्पॉन्सिबल हो जाता है, वो टीचर की तरह वर्क कर रहा होता है, वो क्लास को संभाल रहा होता है। तो यही सिचुएशन यहाँ पे हो रही होती है। अगर एक्स वाई जी मौजूद हैं तो ये टीचर्स हैं, इनकी मौजूदगी में ए बी सी कांस्टेंट बनते हैं, स्टूडेंट्स का बिहेव करते हैं, ठीक है। बट अगर ये मिसिंग हो जाएं, ये ना हो, तो फिर ये ए बी सी क्या बन जाते हैं, ये बन जाते हैं वेरिएबल, मतलब टीचर्स बन जाते हैं, टीचर्स की तरह अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बढ़ा लेते हैं। तो यही सिचुएशन यहाँ पे हो रही है। पिछले केस में ए बी सी भी थी, मतलब ए बी सी था और एक्स वाई जी था। तो एक्स वाई की जो आपके पास मौजूदगी ए बी सी को वेरिएबल नहीं बनने देती है, क्योंकि वेरिएबल्स एक्स वाई जी को बनना है, तो वो आपके पास क्या होते हैं, वो कांस्टेंट टर्म्स होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक्स वाई नहीं है तो ये वेरिएबल बन गए हैं। तो इस तरह से ये सिचुएशन होती है इसके पीछे की। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 है सेपरेट लाइक टर्म्स इन द फॉलोइंग। सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि लाइक टर्म्स क्या होती हैं।
लाइक टर्म्स जिनके वेरिएबल सेम होते हैं उनको हम लाइक टर्म्स बोलते हैं। लाइक टर्म्स जिनके वेरिएबल्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। अब 3a यहाँ है, 5a यहाँ है और 9a यहाँ है, 76a यहाँ है। तो एक ही टर्म्स यहाँ पर a जिनका वेरिएबल है सारे के सारे लाइक हैं, तो 3a, 5a, 9a, 76a ये लाइक टर्म्स हैं। फिर हम m की बात कर लेते हैं, तो ये m है, ये m है और बस यही है, तो और कोई m की टर्म्स नहीं है। तो 21m और 4m, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं p की। एक p ये है और यहाँ पर नहीं है, ठीक है। सो क्या लिखेंगे, ये नीचे लिखेंगे, सॉरी, 8p 3p। ओके, कलर चेंज कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट। अब हम बात कर लेते हैं s की। सो 2s और बस 2s ही है, तो 2s को अलग लिख लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट 2s के बाद आ रहा है 8l, 8l भी अलग ही लिखा जाएगा क्योंकि इसके साथ का कोई नहीं है। 17bc, ये cb, ये bc और cb तकरीबन सेम होते हैं, तो इसको आप ऐसे इकट्ठा भी लिख सकते हैं। ये आपके पास बाकी क्या रह गया, 17bc और इसको लिख लेते हैं। देख लेते हैं कि उसने क्या लिखा है, लेकिन इसका 9cb bc सेम ही चीज़ें, क्योंकि वेरिएबल्स तो सेम है। इसको आप लिख सकते हैं 9cb। इसका आंसर भी हम देख लेते हैं कि उसने इसको किस तरह से मैनेज किया है। यहाँ पर 21m वाले, p वाले, s वाले, l वाले, और यहाँ पर लास्ट वाला तो उसने मेंशन ही नहीं किया। यहाँ पर ये अभी जो हमारा bc और cb वाला खेल चल रहा था वो तो उसने लिखा ही नहीं है, तो आप इसको इकट्ठा ही लिखेंगे, ठीक है। तो इसको bc और cb को आप सेम लिखेंगे क्योंकि ये वेरिएबल्स तो सेम ही आ रहे हैं ना। bc आगे पीछे तरतीब चेंज है लेकिन हैं तो सेम, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों वेरिएबल सेम हैं। तो इस केस में इस तरह से ये लिखा जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 है कि राइट द अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बाय एडिंग द फॉलोइंग टर्म्स, कि आपने इन टर्म्स को ऐड करना है और आपने अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का रिजल्ट देना है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट की बात कर लेते हैं। x, y है तो x प्लस वाई, इसको आप मज़ीद तो ऐड नहीं कर सकते क्योंकि ये डिफरेंट चीज़ें अनलाइक हैं, लाइक नहीं हैं, तो ऐड नहीं होंगे। सेकंड की बात कर लेते हैं तो यह है a, 2a और 3a। सो ऐड करते हैं, सो a प्लस 2a प्लस 3a लाइक टर्म्स हैं। सो ये कितना हो जाएगा, 3a प्लस 3a और 3a कितना हो जाएगा, 6a। तो इसका रिज़ल्ट कितना आएगा, 6a आएगा। थर्ड की बात कर लेते हैं तो ये आपके पास है x कॉमा नेगेटिव वाई कॉमा 3x, तो इसको लिखा जाएगा x प्लस इंटू माइनस वाई प्लस 3x, x प्लस माइनस माइनस y और 3x लाइक टर्म्स ऐड हो जाएंगी तो 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 4x माइनस y। इसकी अगर हम बात करें तो ये है पी क्यू एंड क्यू आर। सो p प्लस पी क्यू प्लस क्यू प्लस आर, लाइक टर्म्स तो इसमें है ही कोई नहीं। सो p अलग है, पी क्यू अलग है, क्यू अलग है और आर अलग है, तो इसका कोई भी जो मज़ीद इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता। फिफ्थ की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आपके पास आ रहा है 12a स्क्वेयर 3b स्क्वेयर। सो ये आ जाएगा 12a स्क्वेयर प्लस 3b स्क्वेयर। इसकी बात करें तो 1 ओवर y, 2 ओवर x एंड 3/2। सो इसको लिख सकते हैं 1 ओवर y प्लस 2 ओवर x प्लस 3 ओवर 2। तो यहाँ पर इसको छोड़ सकते हैं, मेरे ख्याल में तो इसको मज़ीद सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आंसर में देख लेते हैं कि उसने मज़ीद सॉल्व किया या नहीं। मुझे नहीं लगता कि इसको सॉल्व करने की ज़रूरत
मज़ीद है। यहाँ पर उसने सॉल्व नहीं किया है, तो आप यहीं तक इसको छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो बिल्कुल सिंपल है। सो 2xy yz एंड 4zx सम कर देते हैं तो 2x yz एंड 4zx लाइक टर्म्स तो है नहीं जो ऐड होंगी, तो ये ऐसे ही रहेगा। 4x 5x 6x स्क्वेयर, तो 4x प्लस 5x प्लस 6x स्क्वेयर, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो 4 प्लस 5 कितना हो जाएगा 9x प्लस 6x स्क्वेयर। अब हम बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 है कि देयर आर 25 गर्ल्स एंड 27 बॉयज़ इन ग्रेड 6 इन अ स्कूल and 30 boys 23 girls in grade 7 in the same school. Write an algebraic expression to find the sum of girls and boys in both grades. तो आपने क्या करना है, आपने उनके लिए अलजेब्राइक एक्सप्रेशन लिखनी है सबका सम फाइंड करने के। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे कि 6 क्लास के जो 6 ग्रेड के स्टूडेंट्स की जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बनेगी, सबसे पहले क्या लिखेंगे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, ठीक है। सो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन फॉर यहाँ पर ग्रेड 6, फॉर ग्रेड 6, तो यहाँ पर फॉर ग्रेड 6, तो वो क्या बनेगी 25G प्लस 27P, G फॉर गर्ल्स एंड B फॉर बॉयज़। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, ठीक है, फॉर ग्रेड 7, तो वो कितने हैं 30 बॉयज़ और 23 गर्ल्स, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं 23G प्लस 30B। अब सम के लिए अलजेब्राइक एक्सप्रेशन फॉर सम ऑफ बोथ ग्रेड्स, तो क्या लिखेंगे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन फॉर सम ऑफ बोथ ग्रेड्स, ठीक है। वो कैसे लिखी जाएगी, इन दोनों को सम कर दो, तो लिख दो यहाँ पर 25 प्लस 23G। इकट्ठा इकट्ठा लिखने मतलब अलग अलग लिखने तब भी ठीक है, सेम लिख दें, ऐसे लिख लेते हैं, ऐसे नहीं लिखते बल्कि हम लिख लेते हैं इसको 25G प्लस 27B प्लस आपके पास कितना हो जाएगा 23G प्लस 30B, सम कर लेते हैं, तो सेम चीज़ सेम में ऐड होगी, तो 25 और 23 कितना हो जाएगा आपके पास, इसको ब्रैकेट एक बार हटा लेते हैं, तो 25G प्लस 23G प्लस 27B प्लस 30B, तो ये बन जाएगी आपके पास 5 3 8 2 2 4, सो 48G प्लस 30B। सो ये फाइनल अलजेब्राइक एक्सप्रेशन आपकी बनेगी इस केस में। टोटल के लिए पीछे आपने जो है 6 ग्रेड के लिए और 7 ग्रेड के लिए बना लिया। सर यहाँ पर मैंने एक मिस्टेक कर दी, वो ये थी कि ये सम जो है ये 57 आता है ना कि, ठीक है, इनको सम करें तो 30 नहीं है बल्कि 57 आता है, तब ये एग्जैक्टली हमारा रिज़ल्ट बनता है।
अब हम बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 है कि अरसलान जो है एक बर्गर शॉप पे काम करता है। मंडे को वो कुछ सेल करता है जिसमें 40 बर्गर्स हैं, 25 फ्राइज़ हैं और 60 कोल्ड ड्रिंक्स हैं। ट्यूसडे को भी वो सेल करता है जिसमें आपके पास 35 बर्गर्स हैं, 28 फ्राइज़ हैं एंड 54 कोल्ड ड्रिंक्स हैं। आपने क्या करना है, उसकी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन लिखनी है और उसकी टोटल सेल जो है दोनों दिनों की वो फाइंड करनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बनाएंगे। तो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन फॉर मंडे, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, ठीक है। तो वही लिख लेते हैं, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन फॉर मंडे सेल, ठीक है। यहाँ पर आप सेल भी लिख लें, फॉर मंडे सेल। और वो क्या है, वो है 40 बर्गर्स, तो हम बी लिख रहे हैं। 25 फ्राइज़ तो एफ़ लिख रहे हैं और 60 कोल्ड ड्रिंक तो सी लिख रहे हैं। नेक्स्ट क्या लिखेंगे, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन फॉर ट्यूसडे सेल, ठीक है। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन फॉर ट्यूसडे सेल, ट्यूसडे सेल। ट्यूसडे को हुई थी 35 बर्गर्स, 28 फ्राइज़ एंड 54 कोल्ड ड्रिंक्स। अब क्या लिखेंगे, टोटल सेल ऑफ बोथ डेज। सो टोटल सेल ऑफ बोथ डेज, दोनों को सम अप कर देते हैं। तो 40 बी प्लस 25 एफ प्लस 60 सी प्लस, और यहाँ पर 35 बी प्लस 28 एफ प्लस 54 सी। तो लाइक्स टर्म्स को आपस में ऐड कर देंगे तो आपके पास आएगा 40 बी प्लस 35 बी 25 एफ प्लस 28 एफ प्लस 60 सी प्लस 54 सी। सो यहाँ पर आपके पास 40 और 35 ये बनते हैं 75 प्लस ये आपका बन जाएगा 53 एफ और ये बन जाएगा 114 सी। तो क्या लिखेंगे, 7 देयर आर 75 बर्गर्स, 53 fries and 114 cold drinks. Are sold in both days. बोथ डेज। तो बस इतना ही काम था। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन ये है, ठीक है, और रिज़ल्ट हमारा ये है। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व होता है और हमारी ये एक्सरसाइज भी एंड होती है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लास फेलो के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।